अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल इस तख्ता स्याह की तरह हो गया है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग से कुछ चीज़ लिखी ही नहीं जाती। बैनुल-अक़वामी प्रेस उठा के देखें तो आपको हमेशा बताते रहेंगे किस तरह पाकिस्तान अंदर से टूट फूट का शिकार है। हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा देखें तो वो कहते हैं कि दहशतगर्दी का ये हब बन गया है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन सिक्योर नहीं है, न जाने किस दिन क्या हो जाए। पाकिस्तान के अंदर भी हालात देखें, आपस की बात है, इतने ज़्यादा अच्छे हालात हमें नज़र नहीं आते। जब दिन दिहाड़े गवर्नर और मिनिस्टर्स मारे जाएं और कातलों का पता ना चले और जिसका पता चले उसका मुकदमा चलता ही रहे, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि न जाने मुस्तकबिल के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर आप नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान के बेहतर इमेज के बारे में जो भी बात होगी आप उस पर कान नहीं धरेंगे। मीडिया की डिबेट को उठा के देख लें, हर रोज़ कोई ना कोई करप्शन स्कैंडल ज़ेरे बहस होता है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगती। अदलिया और हुकूमत की आपस में मारा मारी हो, फ़ौज की तरफ से काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हों और उसके बाद ये दावा कि सब कुछ ठीक हो गया और फिर धमाके हर तरफ, महसूस ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े मखदूश हैं। तो दुनिया अगर पाकिस्तान के इमेज के बारे में सवाल उठा रही है तो हम भी पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के बारे में परेशान ज़रूर हैं, लेकिन हमारी नज़र में पाकिस्तान के बारे में परेशानी के बारे में सवाल उठाना चाहिए, अहम सवाल है। लेकिन इससे भी एक अहम और दिलचस्प और मुख्तलिफ सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है कि अगर पाकिस्तान में इतनी खराबियाँ हैं तो पाकिस्तान चल किस तरीके से रहा है। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान के उन हिस्सों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए जो बावजूद इन नामसाद हालात के, बावजूद इन तमाम मसाइल के किसी न किसी तरीके से चल रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं? अगर इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी पॉलिसियाँ परसू की कि आज हम सांस नहीं ले पाते और बम का धमाका हो जाता है, अगर मुल्क के सियासतदान किसका नाम लें, हर किसी की क़यादत इस किस्म की है कि उसने तमाम असासे बाहर रखे हुए हैं, अगर ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन के बारे में स्कैंडल रोज़ सामने आते हैं, तो फिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है? ये सवाल भी हमें सोचना चाहिए कि ये मुल्क क्यों चल रहा है, किस तरह चल रहा है। इसका जवाब तलाश करते करते हम उस स्कूल में दोबारा वापस आएंगे जिसके हवाले से हमने कल आपको प्रोग्राम दिखाया है, और आपके सामने मैं वो किरदार रखना चाहता हूँ जो इंतहाई खामोशी के साथ, बग़ैर किसी तमगे को कबूल किए हुए या उसके लिए क्लेम डाले हुए आते हैं, अपना काम करते हैं अल्लाह वास्ते, और फिर अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर वापस चले जाते हैं। ये आम पाकिस्तानी हैं, इनके चेहरों के ऊपर आपको इंतहाई तमानियत नज़र आएगी। ये किसी लालच के बगैर काम कर रहे हैं, और रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से काम करते हैं और बग़ैर दावा किए हुए पाकिस्तान को चलाते हैं। ये पाकिस्तान के हकीकत में चलाने वाले हैं। इनकी वजह से, इनकी नेकियों की वजह से, इनकी स्पिरिट की वजह से ये मुल्क अभी तक कायम है और कायम रहेगा। ये पाकिस्तान की उम्मीद है। आज इस स्कूल के अंदर जहाँ पे हम मौजूद हैं, इर्द गिर्द के आबादी के ऐसे बच्चे जो दिन भर काम करते हैं या गलियों में मारे मारे फिरते हैं, उनके लिए स्कूल की एक सहूलत मुहैया की गई है। उस सहूलत के मुहैया किए जाने के बाद वहाँ पर टीचर्स का फुकदान था। वो टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल के अपने टीचर्स हैं, बहुत अरसे से स्कूल चल रहा है, इनके जो हेड हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे, लेकिन इस स्कूल के अंदर वॉलंटियर्स आकर काम करते हैं। 2-3 इंतहाई दिलचस्प वॉलंटियर्स से मैं आपकी बात करवाऊंगा। ये आम पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तानी हैं जिनको देखकर, जिनका काम देखकर और जिनकी बातें सुनकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। पाकिस्तान के ऊपर उम्मीद करना हमारे लिए लाजम हो जाता है कि अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो ये मुल्क तरक्की करता रहेगा। अगर ऐसे मुल्क लीडरशिप के रोल में आ जाएंगे तो मुल्क बड़ी जल्दी तरक्की करेगा। तो आज का जो प्रोग्राम है वो नाम है तालीम के हवाले से उन लोगों की सर्विसेज को ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं जो खामोशी के साथ आते हैं, अपने अपने हालात को स्कूल की चार दीवारी से बाहर रखकर अंदर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और बग़ैर मुआवजा लिए हुए वापस चले जाते हैं, रोज़ाना यही काम करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान को असल में चलाने वाले हैं। इस स्कूल के अंदर डॉक्टर हुमा अख्तर पिछले 3 दिन से बतौर वॉलंटियर काम कर रही हैं। डॉक्टर हुमा अख्तर एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, और अल्लाह का शुक्र है, दिस इज़ हाउ शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ, घर के अंदर पैसा वैसा ठीक है, मुतमव्वल तबके से इनका ताल्लुक़ है, F74 में इनकी रिहाइश है कि जो बहुत अच्छा सेक्टर है। ये 3-4 दिन से इस स्कूल के अंदर आती हैं अपनी गाड़ी के अंदर, और ख़ामोशी के साथ बच्चों के साथ आकर बात करती हैं, अपनी क्लास को
साइट पर ले जाती हैं और उनको साइंस और अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं। डॉक्टर हुमा अख्तर को ये करने की क्या ज़रूरत है? क्या उनके पास पैसा कमाने के मौके और नहीं हैं? वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, वो चाहें तो ये 1.5-2 घंटा क्लिनिक में बैठकर हज़ारों रुपये रोज़ाना कमा सकती हैं और लाखों में महीने में इनकी इनकम बढ़ सकती है। वो अपने वक्त में से ये कीमती वक्त निकाल कर बच्चों पर सर्फ क्यों कर रही हैं? वो इससे क्या हासिल करना चाहती है? वो ये क्यों कर रही हैं? पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब हैं, बाहर जाने का सोचें, वीज़ा लेने का सोचें, ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? आइए बात करते हैं डॉक्टर हुमा अख्तर से। हुमा साहब बहुत शुक्रिया, हमने आपकी क्लास में हम मुखल हुए उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। बच्चों से हमने पहले इजाज़त ले ली थी। एक तो ये बताइएगा कि हमने आपके तारुफ में कहा कि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। किस चीज़ में आप स्पेशलाइज करती हैं वैसे डॉक्टर? मैं एक्चुअली आर्मी में थी। आई एम ए रिटायर्ड मेजर एंड आई हैव नॉट डन माय स्पेशलाइजेशन। आई वाज अ जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। अच्छा, तो आप कहीं पे प्रैक्टिस भी कर रही हैं? नहीं, आई आजकल नहीं कर रही? मैं आजकल, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ। और आजकल तो डॉक्टर्स का काम वैसे भी अच्छा चलता है, सेहत के मामला। नहीं, बिल्कुल कर सकती हूँ, बहुत ऑफर्स आती हैं। क्यों नहीं कर रही प्रैक्टिस आजकल? एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल, मेरी एक स्पेशल चाइल्ड है, उसकी वजह से मैंने ये जॉब छोड़ी थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं अब कुछ एक्चुअली फुली कमिटेड अपनी कोई जॉब नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए कि जिसमें मैं कोई हेल्प कर सकूं कम्युनिटी की। तो मैंने कुछ जगहों पे स्पेशल होम्स वगैरह में पूछा, उनके पास ऑलरेडी डॉक्टर्स थे। तो फिर मुझे ये नज़र आया, ध्यान आया था कि मैं किसी तरह मतलब हेल्प आउट करूं, बिल्कुल फारिग बैठी हुई हूँ। तो मुझे हुआ कि मैं इन बच्चों को आके अगर कुछ पढ़ा सकूं। तो आज इनको क्या पढ़ा रही हैं आप? ये एनवायरनमेंट, माहौलियात, साइंस, जी साइंस इनको पढ़ा रही हूँ मैं। और अभी आज इनको एनवायरनमेंट के बारे में, बायोटेक एंड बायोटेक, उसके सारे फैक्टर्स और एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और ये चीज़ें जो जिस क्लास को ज़रूरत होती है तो वो मैं उसको समझा देती हूँ। अच्छा, तो ये बच्चों को पढ़ा के आप ज़ाती तौर पर अंदर खाने मुतमईन होना चाहती हैं? कोई अपनी कौमी जिम्मेदारी निभा रही हैं? बच्चों की ज़रूरत का क्यों, मोटिवेशन क्या है आपकी, क्यों कर रही हैं आप? जी, ये मेरा मुल्क है और ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है। सिंपल सी बात है। और अगर हम इस फ्यूचर को बेहतर नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते। वो अपना काम करें, लेकिन मेरे ख्याल में हमें भी अपना काम करना चाहिए कि हम अगर अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी चीज़ में भी मदद कर सकें। मतलब आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट अ टीचर, लेकिन मुझे पता है कि मैं इनको ये पढ़ा सकती हूँ। आप खुद पढ़ी हुई हैं तो आपको पता है मैं पढ़ाने का इनको तरीका। पढ़ा सकती हूँ। और जो मैंने देखा है कि जिस तरह स्कूल्स में इनको सही तरह नहीं समझाया जा रहा, तो इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह मदद कर सकूं। अच्छा, इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो बाकायदा स्कूलों में पढ़ रहे हैं? जी, तो जी, ये जहाँ आपकी तरफ से ये फ्री ट्यूशन भी है एक तरह से? ट्यूशन ही समझें आप, इसको फ्री ट्यूशन ही है। तो आप जब यहाँ पर आई, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो आपने महसूस किया कि कुछ आप कंट्रीब्यूट करें, मतलब आपको कंक्रीट रिजल्ट नजर आए? मुझे जी बच्चों से बात करते हो, अभी तो 3-4 दिन जी, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे बहुत भाग के आते हैं मेरी तरफ पढ़ने के लिए। और एक बच्चे ने कहा कि हमें इस तरह कभी किसी ने समझाया ही नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ कि किसी ने उसको एक्सप्लेन किया या समझाया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड आई रियली फेल्ट वेरी गुड। और मुझे, मेरे ख्याल में शायद इतने साल काम करके भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इन 1-2 दिनों में हुई है कि चले मैं किसी के शायद थोड़ा सा काम आ सकूं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप बच्चों को बताती हैं तो इनका लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? क्या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है? ये कौन से बच्चे हैं? बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। मैं बड़ी हैरान हूँ देख के कि बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस लैंग्वेज में इनको पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में, वो भी इनको हिंड्रेंस कॉज कर रही है। ठीक है। और दूसरी बात है कि आई थिंक इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, समझाया नहीं जाता, इनको रटवाया जाता है। मतलब कोई अगर आपके पास एक बड़ी एग्जांपल अगर आपने देनी हो, ऐसी चीज़ जो ये रटते रहे, इनको समझ नहीं, आपने आके ज़रा सहल तरीके से बयान किया तो इनको समझ आनी, वो क्या चीज़ होगी? कल मैंने स्केलेटन का जैसे पूछा 5वीं जमात के बच्चों से, तो वो याद कर रहे थे। उस वक्त मैंने कॉपियों में देखा तो वो याद कर रहे थे स्केलेटन के बारे में इंग्लिश में। तो मैंने पूछा, बेटा ये कहाँ मिलता है? तो सारे चुप थे। फिर मैंने कहा, क्या ये दुकान में कोई चीज़ पाई जाती है? तो एक बच्चा कहता, हाँ जी मैडम, ये दुकान में पाई जाती है। तो मैं आई वॉज शॉक्ड। फिर मैंने उनको सबको बुला के एक बच्चे को खड़ा करके तो उसको बताया कि बेटा ये हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, आपका जो ये सिस्टम है। तो मतलब इस तरह उन बेचारों को कुछ, मुझे फील हो रहा है कि आइडिया ही नहीं है चीज़ों का। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे होंगे जी कि उनके जहन में होता है आजकल जो हवा चल निकली है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जी। देखिए इस्लामाबाद के अंदर ये थोड़ी 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक गवर्नर मारा गया, 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर फेडरल मिनिस्टर मारा गया। क्या मुल्क रह गया जी, इसको छोड़ें और चले जाएं। आपके जहन में ऐसा ख्याल नहीं है? तो छोड़े चलिए, कितना पढ़ा रही हैं, इन्होंने क्या कर लेना बड़े होकर? एक बहुत ही सिनिकल किस्म का एक रवैया है पाकिस्तान में, क्या नहीं जी, मेरा ख्याल है कि अगर इनमें से कोई एक बच्चा भी
पढ़ाई की तरफ हो जाए। अगर मेरे पढ़ाने से उसे कोई चीज़ समझ आने लग जाए और वो पढ़ाई में लग जाए, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है इस चीज़ से। लेकिन मुझे नहीं पता बदलेगी कि नहीं, लेकिन मेरी अपनी पूरी कोशिश है। और ये कि मेरा मुल्क है ये, और मुझे तो अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और मेरे ख्याल में हमें इसके बच्चों से भी सबसे भी प्यार होना चाहिए। और मतलब सिर्फ बैठ के बातें कर लेने से तो नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम कोई निकाल के, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जिस भी फील्ड में, शोबे में वो मदद कर सकता है, तो सारी चीज़ें हुकूमत पे नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अगर आप चाहती तो आप सेहत के शोबे में भी कंट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन जब आप तालीम में आई हैं तो आपके क्या ख्याल है कि ये सबसे क्रूशल एरिया है? आप सोशल वर्क भी, जिस तरह आपने कहा, वहाँ पे भी कर सकती थी, एक वॉलंटरी डॉक्टर की हैसियत से भी कर सकती थी, फ्लड हिट एरिया। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है जब आपने अभी काम शुरू किया है? एजुकेशन की जी बहुत इंपॉर्टेंस है। 80% हमारे इस तरह के लोग तकरीबन, और आप हालत देख लें, मतलब फ्यूचर हमारा क्या होगा अगर 80% बच्चे इस तरह जिनको समझ ही नहीं आएगी। आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो इन्हीं में से आगे डॉक्टर्स बनेंगे, इन्हीं में से आगे लोग बनेंगे। और मेरा तो अभी ये भी ख्याल था पर्सनली कि कुछ अर्सा इनको पढ़ाने के बाद तो मैं इनकी इंशाल्लाह, मतलब जो रूटीन की चेकअप है फिजिकल, मैं सोच रही थी वो भी किया करूँगी इंशाल्लाह, वो भी ऐड करूँगी। आई विल चेक देम एंड सी किसमें अगर कोई चीज़ कमी है या बेसिक किसी को टेस्ट कराने हैं तो चलें, वो उनको एटलीस्ट एडवाइस कर दिया। कि मेरा अपना क्लिनिक तो है नहीं, मैं वहाँ कर नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट ये तो कर सकती हूँ कि एडवाइस लिख के इनको दे सकती हूँ कि बेटा ये ले लो। आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट टू। अच्छा, ठीक है, तो आप इसको ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन ये कि इसके अंदर इजाफा करना चाह रही हैं। इंशाल्लाह।